चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ 236वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रति सप्ताह हमारा प्रयास रहता है कि हम कोई एक ऐसा विषय लेके आएँ, जिससे बच्चों के साथ काम करने वाले लोग या बालकों को सीधे-सीधे फ़ायदा हो। उन लोगों को एक दृष्टि मिले और हम अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाएँ, एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएँ। इसी परिदृश्य में, इसी तारतम्य में आज हम एक फिर अच्छा विषय लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि 100 बार किसी बात को कहा जाए और 1 बार लिखा जाए, उसका उतना इम्पैक्ट होता है। लिखी हुई बातों का अपना एक अलग महत्व होता है। और जब कानून की हम बात करें, खास करके जुवेनाइल बोर्ड या क बाल कल्याण समितियों की बात करें, तो ऑर्डर लेखन एक कला के रूप में हमारे सामने आती है, एक स्किल के रूप में आती है। किस प्रकार से एक इफ़ेक्टिव चीज़ें लिखी जाती हैं और कई बार हम देखते हैं कि हम ऐसा भी सुनते हैं कि हमारी लिखी हुई बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन वही अगर दूसरा कोई व्यक्ति लिखता है तो उसका अक्षर से पालन होता है। तो आखिर ऐसा क्या अंतर है हम दोनों के लेखन के अंदर? तो लेखन एक कला है, ऑर्डर राइटिंग उससे बेहतरीन एक कला है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारा जो विषय है, इफेक्टिव ऑर्डर राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। किस प्रकार हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं? या बालकों की अगर मैं बात करूँ तो बालकों की बात को हम किस प्रकार समझ सकते हैं और उनको समझ के उनके लेवल पे जाके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं अरविंद खुरानिया जी। आपका स्वागत है भाई साहब। जी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आप मेंबर हैं और पिछले लंबे समय से बालकों के हितों में काम कर रहे हैं। एक बहुत ही प्रतिष्ठित एडवोकेट हैं आप हरियाणा के। समय-समय पर नेशनल जुडिशियल एकेडमी, जुडिशरी, पुलिस, इन सारे विभागों में आप जाकर के विभिन्न एक्ट से विषयों पर उनको प्रशिक्षित करते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन देते रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी कोर टीम जो है सीसीएफ की उसके सदस्य भी हैं। हमें भी आपका मार्गदर्शन समय-समय पर प्राप्त होता रहता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आज का हमारा जो विषय है, इफेक्टिव ऑर्डर राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पर अपनी बात रखें। आदरणीय खुरानिया जी। आप सभी को मेरा नमस्कार और विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी का, जो कि राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। मुझे समय-समय पर मौका देते रहते हैं कि मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रख सकूँ। आज का विषय जो इन्होंने दिया है, एक हटकर विषय है, इफेक्टिव ऑर्डर राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चाहे जो सदस्य चयनित किए गए हैं, जेजे बोर्ड के मेंबर हैं या सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं या चेयरपर्सन हैं, चाहे उनकी लीगल बैकग्राउंड है या नहीं, लेकिन जब एक दायित्व हमें सौंपा गया है तो हमें उस दायित्व की भूमिका को फोर कॉर्नर पूरा करना है और उसके लिए हमें अपने आप को सक्षम भी बनाना है। ये नहीं सोचना कि मैं लॉ ग्रेजुएट नहीं तो मैं ऑर्डर कैसे लिखूंगा, क्योंकि समय समय पर सिंगल मेंबर को भी काम करना होता है और उस दिन का ऑर्डर उसने जो कार्य किया है अपना कानूनी दायरे में लिखना होता है। ऑर्डर लिखने के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत का तरीका क्या होना चाहिए। बच्चा जब आपके सामने प्रस्तुत किया है, चाहे वो देख रेख संरक्षण से संबंधित है या वो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, किसी अपराध में संलिप्त है, दोनों तरह के बच्चों में अलग अलग प्रवेश में आपकी भूमिका रहती है। मैं पहले बात करूंगा बातचीत का जरिया। जब बच्चे को आपराधिक मामले में लाया जाता है सिंगल मेंबर के सामने, तो एक बार उस सदस्य को बच्चे से अकेले में आवश्यक रूप से बात करनी चाहिए कि आप क्या करते हैं, आपको इस केस में या इस अपराध में क्यों लाया गया है, किस हालात में पुलिस ने आपको एप्रीहेंड किया, क्या इन्होंने सही किया या गलत किया, आप कुछ कहना चाहते हैं। बच्चे की बात का भी महत्व है और उसको सुनना जरूरी है। सिर्फ जो पुलिस ने हालात लिखकर हमें दिए हैं, हमें सिर्फ उन्हीं को लुक आफ्टर करके और ऑर्डर पास करके उसको या बेल या अंदर भेजने की प्रक्रिया नहीं, उससे पहले बच्चे को सुनना भी बहुत आवश्यक है और उसमें कई बातें हमें समझ में आती हैं। दूसरी बात यह है कि ये भी ध्यान में रखना होता है कि क्या पुलिस ने बच्चे को 24 घंटे के अंदर पेश किया, क्या पुलिस जो है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है या नहीं,
और क्या वो बच्चे के किसी अभिभावक को या नियर गार्डियन को या रिलेटिव को या पड़ोसी को लेकर साथ में आए हैं या नहीं। अब उसके बाद ऑर्डर राइटिंग, जैसे कि हमें पता है कि 3 तरह के विषय हैं, पेटी ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस, हीनियस ऑफेंस। पेटी और सीरियस में तो हम बेल देते ही हैं, हीनियस में भी कुछ मुद्दों पर आकर हो सकता है कि हम बेल के बारे में सोचें, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 12 जो है बेल के बच्चे के बेल के बारे में हमें सुझाव देता है कि बच्चे को जमानत मिलनी चाहिए, उसकी प्रक्रिया सही ढंग से होनी चाहिए, उसकी टाइमलाइन का हमें ध्यान रखना है, वगैरह वगैरह। अब बच्चे की बातचीत, क्या बच्चे से सिंपल ढंग से बात कर ली जाए, तो उसके बारे में मेरे को आपको ये बताना है कि हमें उस 1-2 मिनट में बच्चे का कॉन्फिडेंस भी विन करना है। बच्चे को सहज भाव से बात करें, हम उसमें अपनी पावर को शो मत करें कि मेंबर हूँ, मजिस्ट्रेट हूँ, चेयरमैन हूँ, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट है। हमने बच्चे को पावर नहीं दिखानी बिल्कुल भी। हमने बच्चे से सहज भाव से बात करनी है, ताकि सॉफ्ट कॉर्नर को देख के बच्चा अपने मन की बात जो वो कहना चाहता है हमारे समक्ष रख सके। उस बात को सुनकर हम पुलिस ने जिसने पेश किया उनसे भी बात कर सकते हैं कि बच्चा ये बोल रहा है और आप ये बोल रहे हैं। कई बार ये भी होता है कि जब बच्चे को पेश करते हैं तो हमारे सामने बात आती है कि इसका उम्र का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, ये किसी स्कूल में जाता ही नहीं इसलिए इसका प्रमाण पत्र नहीं मिला। लेकिन जब हम बच्चे से बात करते हैं तो वो बोलता है कि मैं स्कूल में जाता हूँ, और जब हम थोड़ा सा दबाव पुलिस पे डालते हैं वो 5 मिनट के अंदर ही उसका बर्थ का प्रूफ भी आ जाता है, वो लेना जरूरी होता है। अब सिंगल मेंबर जेजे बोर्ड में कैसे ऑर्डर लिखे, क्योंकि अगर आप गूगल पे भी जाएंगे, ऑर्डर राइटिंग अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपको एक भी फाइल नहीं मिलेगी, कोई भी पीपीटी नहीं मिलेगी, कोई तरीका आपको सुझाया नहीं जाएगा। तो उसमें मैं सरल ढंग से बताना ये चाहता हूँ कि पहले लिखिए कि उसमें केस का टाइटल, बच्चे का जो नाम है उसका फर्स्ट अल्फाबेट, स्टेट वर्सेस सीसीएल, बच्चे का पहला अल्फाबेट, मान लीजिए मेरा नाम अरविंद है तो ए, उसके बाद जितने अक्षर हैं उतने क्रॉस, बच्चे का पूरा नाम नहीं लिखना। और ऊपर फाइल पे लिख दें जेजे बोर्ड, इससे पता चलेगा जेजेबी से कि ये फाइल जेजे बोर्ड की स्टेट केस की फाइल है। उसके बाद प्रेजेंट सीसीएल सो एंड सो अलोंग प्रोड्यूस्ड बाय उस आईओ का नाम, और साथ में हम ये भी लिख सकते हैं अगर उसका कोई अभिभावक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सो एंड सो। अब उसके बाद जो हमारा ऑर्डर की फर्स्ट लाइन आएगी उसमें हम लिखेंगे कि सीसीएल प्रोड्यूस बाय फलाना फलाना इन केस सो एंड सो, एफआईआर नंबर सो एंड सो या डीडीआर नंबर सो एंड सो अंडर सेक्शन सो एंड सो करके। अगर हमें ये लगता है कि ये बेलेबल है और इसको बेल दी जानी चाहिए, अब वो कहाँ से दिखेगा हमें, या बेल क्यों नहीं दी जानी चाहिए वो कहाँ से दिखेगा, क्या आप में से कोई बताना चाहेगा ये? देखिए हम 3-4 कागज पुलिस से लेंगे। एक तो हालात जो पुलिस लिख के है, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट, बच्चे की एज का प्रूफ, ये आवश्यक है ये चीजें लेनी। अब ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करेगा कि बच्चे की बेल लेनी चाहिए या नहीं, कौन बताएगा आप में से? जी केस मधु डायरी, दीदी, केस डायरी, केस डायरी बताएगी। और कोई दस्तावेज है ऐसा? एसबीआई। सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट, सोशल बच्चे का जो सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट पुलिस ने भर के दिया है वो भी आपको मौखिक रूप से थोड़ा सा हालात उसके बताएंगे कि ये इस हालात का बच्चा है, इसको इन हालात में बेल मिलनी चाहिए या नहीं। या सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट का जो पैरा नंबर 23 होगा उसमें पुलिस कई बार लिख देती है कि अगर इसको किशोर को जमानत पर छोड़ा गया तो
इसकी जान को खतरा हो सकता है, या किशोर को अगर जमानत पर छोड़ा गया, इसका फिर से गलत संगति में जाने का अंदेशा है। ये ही दो बातें हैं जिसकी सूरत में हम सीसीएल को अंदर रखेंगे। एक बात ये भी ध्यान में रखनी है हमें, हम उसको जुडिशियल रिमांड में नहीं भेज रहे हैं, हम उसको पुलिस रिमांड में नहीं भेज रहे, हमने किसी तरह का रिमांड नहीं देना है, हम उसको प्रोटेक्टिव कस्टडी में भेज रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ जिक्र उसमें किया गया है, उसका हवाला देकर हम लिखेंगे कि सीसीएल बी केप्ट इन ऑब्जर्वेशन होम इन प्रोटेक्टिव कस्टडी। तो हमने ना कोई जुडिशियल रिमांड दिया, ना कोई पुलिस रिमांड दिया, हमने बच्चे को संरक्षण में जो किताब में लिखा है उस तरह के सेल में रखा, उस तरह के सीसीआई में रखा, ऑब्जर्वेशन होम में रखा या प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा, एज के हिसाब से। किसी को इसमें संशय है, कुछ पूछने की बात है तो पूछ सकते हैं। अब ये लिखने के बाद फर्दर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि द मैटर इज फिक्स्ड फॉर इतने, इस तारीख के लिए फिक्स कर दिया, फॉर कॉलिंग द सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, SIR मंगवाएंगे, एंड फॉर फाइलिंग द फाइनल रिपोर्ट बाय द पुलिस। CCL be produced on that day by the CCI, जिसमें भी हमने रखा है उनको भी डायरेक्शन दे दी कि उस दिन हमारे पास पेश करेंगे बोर्ड में, और नीचे मेंबर के साइन होंगे। तो देखिए इसमें कितनी बातें आपने कर दी। एक तो रीजन लिख दिया कि हम उसको प्रोटेक्टिव कस्टडी में किस लिए रख रहे हैं, किन धाराओं में बच्चे को पेश किया, SIR मंगवा ली, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट का हमने हवाला दे दिया कि पुलिस ने फाइल कर दी है, और पुलिस को भी डायरेक्शन दे दी कि उस डेट पे आप फाइनल रिपोर्ट भी लेकर आए। ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी को भी डायरेक्शन दे दी हमने कि उस दिन आपने बच्चे को बोर्ड के समक्ष पेश करना है। अब क्योंकि मैंने इसको प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा है, तो जो मैं डेट लगा रहा हूं वो डेट भी मैं 15 दिन से कम की लगा रहा हूं, 14 दिन के अंदर की लगा रहा हूं, क्योंकि ऐसा दिशा निर्देश जनरल CRPC में दिया गया है। उसका एक बेनिफिट और भी है, उसका बेनिफिट ये भी है कि हो सकता है कि बच्चे की तरफ से बेल एप्लीकेशन आए, उसके पेरेंट्स की तरफ से बेल एप्लीकेशन आए, या अगर बेल एप्लीकेशन प्रोडक्शन के समय में भी आ गई है और मैं बेल नहीं ले रहा, तो मैं उस बेल एप्लीकेशन का नोटिस भी स्टेट को साथ की साथ दे रहा हूं, सो दैट कि उस डेट पे उसका रिप्लाई आ जाए और बोर्ड जो है, बेंच जो है, उसको डिसाइड कर सके। अब हीनियस ऑफेंस में अगर बेल ली जानी है, क्या सिंगल मेंबर को बेल लेनी चाहिए? ये सवाल उठता है। सिंगल मेंबर को हीनियस ऑफेंस में कभी भी बेल का ऑर्डर नहीं करना चाहिए। देखिए हमारा जो भी ऑर्डर होता है वो एवरी ऑर्डर इज अपीलेबल अंडर सेक्शन 101। तो वो सेशन कोर्ट में हमारी ऑर्डर की अपील जाएगी। हमें ऑर्डर अपना 4 कॉर्नर लिखना है ताकि सेशन जज भी अगर पढ़े तो हमारी काबिलियत उस ऑर्डर में झलके, उसको ये लगे कि इसको वाकई में नियमों की जानकारी है, इस सदस्य ने जो ऑर्डर पास किया है वो सही है या नहीं है। क्योंकि हमारा ऑर्डर जब अपील में चैलेंज होता है तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी में आ जाता है, और फिर सेशन जज रैंक का ऑफिसर जो चिल्ड्रन कोर्ट में बैठा है, जिसको वो अपील मार्क हुई है, वो हमारे ऑर्डर में गलतियां ढूंढता है। तो हमें 4 कॉर्नर ऑर्डर करना है, लिखते हुए बड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। नहीं एकदम आ रहा, किसी से पूछ सकते हैं, जिसके ऊपर हमें फेथ है उससे हम कॉन्फिडेंशियल टॉक कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर हमारा ठीक होना चाहिए। इसमें कोई संशय आपको है तो सवाल पूछ सकते हैं बिल्कुल अभी। इसी प्रकार जब CWC में केयर एंड प्रोटेक्शन का कोई बच्चा लाया जाता है, मान लीजिए कि रन अवे कपल है और उसमें जो लड़की है वो माइनर है,
और पुलिस ने कहीं से भी डायरेक्शन ली, चाहे हाई कोर्ट से ली, चाहे सेशन कोर्ट से ली, और आपके पास काउंसलिंग के लिए ले आए। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि कैसे प्रोसीजर करेंगे, आप बताइए थोड़ा सा, फिर उसको देखते हैं हम कैसे करना चाहिए। गुड इवनिंग सर। सर एक अभी मेरी आपसे पहले बात हुई थी, तो वो एक्सेप्शन केस में उन्होंने कहा था कि अगर शादी हो जाती है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, बच्ची को मतलब ऑफेंस में नहीं लाएंगे, लेकिन पॉक्सो तो लग रहा है उसके ऊपर। तो उस केस में फिर हम क्या करें? हमसे आपसे पूछा। नहीं, आप क्या करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मधु दीदी बताएंगे क्या करते हैं। आपने क्या बोला, मैं समझ नहीं पाई, फिर जो प्रोटेक्शन की पिटीशन लगती है हाई कोर्ट में या सेशन जज के पास, इसमें नाबालिग बच्चों ने या तो शादी कर ली, या एक बच्चा नाबालिग है, उसमें एक बालिग है, रन अवे कपल है, उसमें डायरेक्शन आ गई कि CWC के पास पेश करेंगे और वहां से काउंसलिंग होगी। अब वो मान लीजिए कि लड़की है नाबालिग, जो भागी है लड़के के साथ, वो पेश कर दी, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे आप? वो लड़की जब पेश होगी सर CWC में, तो उसकी काउंसलिंग की जाएगी। कैसे करेंगे उसको अलग से प्रोसीजर क्या उस काउंसलिंग का? महिला कोई जो मेंबर रहेगी वो अलग से ले जाके काउंसलिंग करेगी और पूछेगी क्या कैसा हुआ। उसके बाद उसके माता पिता को बुलाया जाएगा और उनको उसके सुपुर्द कर देंगे। नहीं, यदि माता पिता ले जाएंगे तो बालिका गृह में उसको रख दिया जाएगा। उस दौरान सामाजिक रिपोर्ट वगैरह मंगा ली जाएगी। ये काउंसलिंग महिला सदस्य करेंगी आपके कहने के मुताबिक? बिल्कुल। किसी ने कुछ कहना है इस बारे में? वो तो CWC काउंसलर्स होते हैं, वो करते हैं हमारे यहाँ। तो सुषमा जी बताएंगी। सुषमा जी। सर नमस्ते सर। जी, सुषमा शुक्ला जी ने हैंड रेज किया है, बताइए क्या कहना चाहती हैं। आपका माइक बंद है, माइक ऑन कर लें। ओके। ये जरूरी नहीं है कि CWC की महिला मेंबर ही करें, पुरुष मेंबर भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ज्यादातर सभी जगहों पे CWC में या जुवेनाइल बोर्ड में काउंसलर नियुक्त की गई हैं। अगर देखिए, आपका आप सभी रास्ता भटक रहे हैं। मधु दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा कि महिला सदस्य के द्वारा काउंसलिंग करवाई जाएगी, लेकिन वो थोड़ी सी गलती ये कर गई कि महिला सदस्य ही काउंसलिंग करेंगी। काउंसलिंग काउंसलर करेगा, लेकिन महिला सदस्य की मौजूदगी में करेगा। जी, ठीक है। महिला सदस्य या पुरुष सदस्य काउंसलिंग इसलिए नहीं कर सकता सर, अगर जैसे उपलब्ध एक मिनट, अगर कभी कभी हर जगह पे सिर्फ एक ही काउंसलर नियुक्त है, सबके लिए वो हो नहीं पाता है। अगर लगता है कि विशेष है, बहुत विशेष बच्ची है, नहीं जाना चाहती है, प्रॉब्लम्स है, तभी महिला काउंसलर आती हैं। नहीं तो ज्यादातर CWC में जो महिला मेंबर है वही काउंसलिंग करती हैं। मैडम, यहाँ पे थोड़ा सा आप गलती पे हैं। काउंसलिंग इज ए साइंटिफिक टेक्निक और काउंसलिंग केवल नियुक्त काउंसलर द्वारा ही की जाती है। नहीं सर, होता तो है, लेकिन जरूरी नहीं है। इतने बच्चे आते हैं कि आपकी महिला काउंसलर मैंडेटरी है, रूल में लिखा हुआ है काउंसलर के द्वारा महिला मेंबर की मौजूदगी में करवाई जाएगी, चाहे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बुलाना पड़े काउंसलर आपको। उसका रीजन है कि मैं और आप काउंसलर नहीं है, हमारे पास वो डिग्री और डिप्लोमा नहीं है जो काउंसलिंग के लिए जरूरी है। लेकिन सर, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है उसमें तो यही है कि CWC की महिला मेंबर ही काउंसलिंग करती हैं और बच्चे को सुपुर्द करती की हैं। बात ही नहीं है मैडम, हमने जो भी करना है कानून के दायरे में करना है। हाँ, नहीं, वो आप अपनी जगह सही है। नियम तो यही है कि काउंसलर चाहिए। नियम तो ये है कि काउंसलर उस टाइम उपलब्ध होना चाहिए, और बहुत रेयर में होता है कि उस टाइम काउंसलर उपलब्ध नहीं हो पाता है। चलिए सुनिए, अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए।
काउंसलर नहीं है उसको अडजन कर देंगे, हम आगे डेट लगा देंगे, काउंसलर को बुलाया जाएगा, तब तक वो प्रोटेक्टिव कस्टडी में प्रोटेक्शन होम में रहेगी। प्रोटेक्शन होम में प्रोविजन किया गया है रखने का, और तब तक प्रोटेक्शन होम में रहेगी। और ये आप समझ लें इस बात को कि महिला मेंबर की मौजूदगी में ही काउंसलर जो है काउंसलिंग करेगा जी। और फिर आप उसका ऑर्डर लिखेंगे कि महिला मेंबर की मौजूदगी में इसकी काउंसलिंग करवाई गई, काउंसलर ने स्टेटमेंट सवाल जवाब लिखे और उसको आप प्रेषित करेंगे कोर्ट को, क्योंकि उसमें मैटर सब जुडिस है, या हाई कोर्ट में सब जुडिस है या सेशन कोर्ट में सब जुडिस है, उसमें फाइनल डिसीजन किसने लेना है? उसी अथॉरिटी ने लेना है, बिल्कुल हमने नहीं लेना है, ये ध्यान रखेंगे। अपनी गर्दन कभी भी कोर्ट के दायरे में फंसानी नहीं है, हमें हावी नहीं होना है कि मैं मजिस्ट्रेट हूं और मुझे बड़ी पावर है, इसमें बड़ा संभल के लिखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा एवरी ऑर्डर जो है वो जुडिशियल स्क्रूटनी में आता है, तो ये ध्यान रखना है बिल्कुल। आप एक भी अगर शब्द गलत लिखते हैं तो उसमें हमारे ऊपर स्ट्रिक्चर आते हैं फिर, तो ये अपने आप को संभालना है और ऑर्डर को सही ढंग से लिखना है, ये बहुत अहम चीज है और इसमें संभल के चलना है। अब देखिए, जो हीनियस मैटर है, बेल एप्लीकेशन आपके पास आ गई बोर्ड में, और मान लीजिए कि प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट नहीं है, बेल एप्लीकेशन 7 डेज के अंदर डिसाइड करनी होती है, ये भी आप समझ लें, 7 डेज। और मान लीजिए 7 ही दिन प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट छुट्टी पे, फिर क्या करेंगे? कोशिश कीजिए कि उस बेल एप्लीकेशन को दोनों मेंबर इकट्ठे बैठ के एज बोर्ड डिसाइड करें। एक तो उसमें एक की जगह 2 मेंबर हो गए, अब प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट छुट्टी पे है, उसका हवाला फर्स्ट लाइन में आ जाएगा, एज द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट इज ऑन लीव, एज सच वी आर हियरिंग द बेल एप्लीकेशन जॉइंटली। अब उसमें हाजिरी किस किस की आएगी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, लीगल एड काउंसिल की, जो कस्टडी में बच्चा सीसीएल है अगर उसका कोई प्राइवेट काउंसिल है उसकी हाजिरी आएगी, और हाजिरी आने के बाद दोनों का सबमिशन आएगा। अब सबमिशन आने के बाद आपने उसको अपना रीजनिंग देकर डिसाइड करना है, व्हाई यू आर एक्सेप्टिंग द बेल एप्लीकेशन और व्हाई यू आर रिजेक्टिंग द बेल एप्लीकेशन। बिल्कुल। और कोशिश कीजिए, अगर उसमें एक लीगल मेंबर है, क्योंकि 2 पोस्ट हैं, लेडी मेंबर की है उसमें क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, जो मेल मेंबर की पोस्ट है या अगर मेल मेंबर की जगह उस पे भी लेडी मेंबर है लेकिन वो लॉ ग्रेजुएट है, तो अगर वो लीगली साउंड है तो केस लॉ को भी मेंशन करें उसमें, और फिर रीजन मेंशन करके उसको डिसाइड करें। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी उसमें बहस आ जाए, लीगल एड काउंसिल का भी सबमिशन आ जाए, जो सीसीएल है उसके एडवोकेट का भी सबमिशन आ जाए, और फिर आपकी रीजनिंग आ जाए। ये सब चीज उसमें इनकॉर्पोरेट करनी है, और ये करने के बाद बेल भी आपने कर दी। फर्दर जिस प्रोसीडिंग में केस को लेके जाना है उस चीज का हवाला आपने लास्ट लाइन में लिखना है कि नाउ दिस केस इज फिक्स फॉर इतने और दिस पर्पस। ठीक है, अगर उसको रिजेक्ट कर रहे हैं एक लाइन और उसमें ऐड कर दें आप नीचे, कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी सप्लाइड टू द काउंसिल ऑफ सीसीएल फ्री ऑफ कॉस्ट इमीडिएटली। क्यों लिख रहे हैं ये बात? सो दैट वी आर enabling the child in conflict with law to file appeal against our order, facilitating कि हमने साथ की साथ ऑर्डर की कॉपी भी दे दी, उसके किसी राइट को हमने कर्टेल नहीं किया। नहीं, ये इस चीज का एतराज भी आ जाएगा अपील में कि बेल भी डिसाइड कर दी थी, मुझे बेल का ऑर्डर भी नहीं दिया, तो लिख दो उसमें कॉपी भी सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। सीसीएल को हमें हर एक ऑर्डर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होती है। अगर उस केस में फाइनल रिपोर्ट नहीं आई, नीचे फिर एक पैरा बनाएं, नोटिस बी इशूड टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू सबमिट फाइनल
inquiry report and notice to probation officer be issued directing to submit SIR positively on next date of hearing, that is so and so. तो ये चीजें बहुत जरूरी है, हर ऑर्डर को बड़े फोर कॉर्नर ऑफ लॉ लिखना है। अब हो सकता है कि आपने बच्चे की बेल भी कर दी, एक हफ्ते के बाद प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट भी आ गए, हो सकता है वो क्वेश्चन करें, जी आपने हीनियस में बेल क्यों कर दी? ये सवाल आएगा, ये सवाल मेरे सामने भी आया था। तो उसमें आपको जवाब मेंबर को ये देना चाहिए कि सर हमने जो हमें ठीक लगा बहस सुन के हमने किया, क्योंकि वी हैव टू डिसाइड द बेल एप्लीकेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days। इफ आपको कोई एम्बिग्यूटी लगती है इसमें, आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। सेक्शन 9 में आपको पावर दी गई है, रूल 9 में आपको पावर दी गई है रेक्टिफिकेशन की, हमारे ही ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो हर चीज का प्रोविजन दिया गया है, रूल और सेक्शन अपने आप बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? तो हम बिल्कुल सक्षम होके समझ के उस चीज को डिसाइड करें और ठीक तरीके से करें। ये इसमें बड़ा बारीकी से करने वाला काम है, इसको हमने लाइटली नहीं लेना। शुरू शुरू में जब मेंबर लगते हैं या चेयरमैन लगते हैं तो एक अहम आ जाता है कि मैं मजिस्ट्रेट बन गया हूं। हमने मजिस्ट्रेट नहीं बनना, वी हैव टू डू द वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। अगर बेल रिजेक्ट भी कर रहे हैं तो भी उसमें लिखना चाहिए आई एम रिजेक्टिंग दिस बेल एप्लीकेशन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, क्योंकि सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट में सबमिशन आई या अदर फैक्ट्स में आई कि बच्चे की जान को खतरा है या किशोर के गलत संगति में जाने का अंदेशा है, उसको भी मेंशन कर दो कि उसी बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में मैं इसकी बेल रिजेक्ट कर रहा हूं और उसको प्रोटेक्टिव कस्टडी में रख रहा हूं। एनी क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट? सर ये आपने कहा कि महिला मतलब फीमेल के साथ में काउंसलिंग होनी चाहिए, अगर काउंसलर फीमेल है तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। नहीं, फिर भी एक मेंबर को बैठना चाहिए CWC के। उसका रीजन ये रहेगा कि काउंसलिंग प्रोसीजर प्रॉपरली होगा, काउंसलर भी उसको आईवाश ना करे। उसकी मेंबर कौन है? मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में अगर काउंसलिंग होगी तो वो अच्छे ढंग से होगी, अदरवाइज तो CWC तो साइड में होगी। काउंसलर ने क्या पूछा क्या लिखा कुछ नहीं पता, कि पूछा भी या नहीं पूछा, और आपके सामने प्रश्न उत्तर की लिस्ट बन के आ गई। तो इसलिए 1 मेंबर की जरूरत है, उसमें उसकी सीटिंग होनी चाहिए, उसके समक्ष होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं और कम्युनिकेशन का इसमें बहुत अहम रोल है। कम्युनिकेशन की मैं बात करूं तो अगर आप प्यार से बच्चे से बात करेंगे, बच्चे का कॉन्फिडेंस आप विन कर लेंगे, बच्चा अपने मन के अंदर की बात को बताएगा, उसको ये लगेगा कि ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरी बात कर रहा है। अगर हम उसको डराएंगे, अंदर की बात सच बात वो बिल्कुल नहीं बताएगा। बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं अगर हम पुलिस वाले को बाहर निकाल दें, बच्चे से अलग से बात करें, बच्चा खुल के बोलता है। मैं आपको बता रहा हूं कि बोर्ड में हमारे पास जब ऑब्जर्वेशन होम से, प्लेस ऑफ सेफ्टी से बच्चे आते हैं, मैंने एक नया प्रोसीजर शुरू किया है। सुबह पता चल जाता है 11 बजे कितने बच्चे प्लेस ऑफ सेफ्टी मधुबन से आए, कितने अम्बाला सिटी से आए। मैंने एक फॉर्म बना रखा है अपनी तरफ से, DCPO को एक लेटर चला जाता है, इतने थाली खाने की 1 बजे प्रोवाइड करवाई जाए। उनके पास फंड है, उसमें से वो थाली आती है बन के, क्योंकि बच्चा पता नहीं 3 बजेंगे 4 बजेंगे, बच्चे को भूखा नहीं रखना है, रिफ्रेशमेंट से उसका पेट नहीं भरेगा। तो मैं थाली मंगवा के देता हूँ, थाली आती है, कोई चक्कर ही नहीं है उसमें। उसका 4 कॉर्नर ध्यान रखना है JJ बोर्ड में, सिर्फ तारीख नहीं देनी उसको। और कोशिश ये होनी चाहिए कि 4 से 6 महीने के अंदर, क्योंकि टाइम लाइन है, वो इंक्वायरी डिसाइड हो। हालांकि हो नहीं पाती, मैं बताऊं 2-2 साल लग जाते हैं इंक्वायरी में, हीनियस वाले में। तो कोशिश करते हैं कि छोटी सी छोटी डेट दें, लेकिन सरप्राइज ये है कि कई बार
जो कंप्लेनेंट पार्टी है वही नहीं आती, 6-6 बार नोटिस जाते हैं। बोर्ड की अपनी मजबूरी है, तो प्रोसीजर को पूरा करना है। लेटर राइटिंग के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में कुछ भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, फिर ओपन हाउस करेंगे या कोई भी अपनी बात रखना चाहें। हमारे आज के सत्र में एक हमारे कैथल सी अधिवक्ता भी जुड़े हैं, ट्रेंड मीडिएटर हैं, जयप्रकाश जागलान जी, तो उनका भी स्वागत मैं करता हूं। वो भी अपनी बात कोई रखना चाहें तो रख सकते हैं। बहुत सारे सवाल आने चाहिए आपकी तरफ से। तो ये बड़ा टेक्निकल सा सब्जेक्ट आज मैंने लिया है, इस पे आज तक कोई डिबेट नहीं हुई, आज तक कोई प्रेजेंटेशन नहीं हुई। ऐसा आप है गूगल सर पे जी, डाल के देखिए, कुछ नहीं हमारे मिलेगा। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत हेजिटेट करते हैं, बाद में जब ओवर हो जाता है ना वेबिनार, तब इनके क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ, ये तो भूल ही गए, ये तो भूल ही गए। अभी पता नहीं किस चीज का हेजिटेशन होता है पूछने में। तो दे शुड बी वेरी ओपन जी एंड जी। वेरी फ्रीक्वेंट टू आस्क क्वेश्चंस। मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, जैसे हम बच्चे को अंदर भेज देते हैं, डेट लगा देते हैं, ऑर्डर उस दिन नहीं लिखते हैं, अगले दिन स्टेनो से ऑर्डर बनवाते हैं, ऑर्डर आ जाता है। लेकिन मैंने कभी भी आज तक 4.25 साल हो गए आंख बंद करके ऑर्डर पे साइन नहीं किए। मैं पूरे ऑर्डर को बारीकी से चेक करता हूँ, जो गलत चीज है हटा देता हूँ, जो रह गई है उसको जोड़ देता हूँ, और पूरा रूल को चेक करके कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सेक्शन और रूल का भी हवाला दे दें। तो उसका बेनिफिट ये होगा, अगर उसकी अपील जाती है सेशन कोर्ट में, चिल्ड्रन कोर्ट को भी एक हम हेल्प करते हैं कि इस सेक्शन को रीड करेगा, वो इस रूल को रीड करेगा जो हमने कोडिफाइड कर दिया। उसमें कोई जजमेंट मैंने डाल दिया तो उसको पढ़नी पड़ेगी, तभी वो डिसाइड करेगा। और मेरे को अच्छी बात ये लगती है कि 4.25 साल में सिर्फ एक ऑर्डर हमारा स्ट्रक डाउन हुआ, वो भी टाइपोग्राफिकल मिस्टेक की वजह से, अदरवाइज कोई भी अपील एक्सेप्ट नहीं हुई। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, उसको लाइटली नहीं लेना। टाइम लगाना पड़ता है, रूल पढ़ना पड़ता है, सेक्शन पढ़ना पड़ता है। जब हालात पुलिस पेश करती है, अगर आपने सेक्शन खोल के नहीं देखे, बीएनएस के पुरानी आईपीसी में, उसमें मिनिमम सजा क्या है, उसमें मैक्सिमम सजा क्या है, आपको यही नहीं पता कि बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम में भेजना है या प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजना है। या मान लीजिए उसमें 10 साल की सजा लिखी है, उसमें साथ में ये भी देखें कि उसमें क्या मिनिमम है। अगर मिनिमम नहीं है तो वो सीरियस में फॉल करेगा, हीनियस में फॉल ही नहीं करेगा। अगर वो सीरियस में फॉल कर रहा है, हम उस बच्चे को कहाँ भेजेंगे? अगर उसकी 16 साल से कम की उम्र है, ऑब्जर्वेशन होम में। अगर 16 से ज्यादा की उम्र है, हम उसको भेजेंगे प्लेस ऑफ सेफ्टी में। अगर हम गलती करेंगे तो जहां पर भी वो प्लेस ऑफ सेफ्टी है, वहां का सेशन जज जब विजिट करेगा, उसकी नॉलेज में आ जाएगा ये बच्चा इस सेंटर में गलत भेजा है, फिर लेटर आएगा आपके पास, फिर उस बच्चे को ट्रांसफर करोगे आप। तो पहले ही मौका नहीं देना किसी को कि ऐसी गलती हो। तो हर चीज सोच के, संभल के, और उसको नियमों को देख के। बीच बीच में कुछ रेगुलेशंस भी आ जाते हैं रूल्स के अलावा, उन रेगुलेशंस को भी रीड करो। मिशन वात्सल्य है, उसकी भी कॉपी आपकी टेबल पे साथ में ही होनी चाहिए, उसमें भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। ये विशेष सत्र आज का इस विषय पे है, इसमें आप कोई भी बात पूछना चाहें, कहना चाहें, रख सकते हैं। जागलान साहब, अपना माइक ऑन करें। जी ओके। मेरी एक क्वेरी थी छोटी सी। जी। एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स नहीं है, कोई और गार्डियन भी नहीं है, वो किसी केस में कस्टडी में आ गया आपके पास जी। तो उसकी बेल आपने ग्रांट कर दी हम्म। एज यूजुअल, तो उसकी जी। कस्टडी किसको हैंड ओवर होगी, उसकी सिक्योरिटी किसको? देखिए, बेल ग्रांट तभी होगी या तो हमारे पास कोई उसका नियर रिलेटिव है या आसपास रहने वाला है। बेल एप्लीकेशन कौन लगाएगा? बच्चा खुद नहीं बेल लगा सकता अपनी, गार्जियन लगाएगा, नियर रिलेटिव लगाएगा। अगर नहीं है तो पहले बोर्ड को फिट पर्सन डिक्लेयर करना पड़ेगा किसी को, और फिट पर्सन अगर अपना कंसेंट दे देता है इंक्वायरी के बाद कि मैं इस बच्चे को रखने को तैयार हूं, तो फिर कस्टडी फिट पर्सन को हैंड ओवर की जाएगी।
या फिर बच्चा जो है फोस्टर केयर में भी भेजा जा सकता है, स्पॉन्सरशिप में भी भेजा जा सकता है। वो भी प्रोविजन है जिसको आज तक किसी ने यूज नहीं किया है। फिट पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी हुई है, शुरू में देखेंगे आप। हु इज फिट पर्सन? फिट पर्सन वो है जिसका कोई इंटरेस्ट सीसीएल या सीएनसीपी वाले बच्चे के खिलाफ नहीं है। वो बच्चे को रखने में, कस्टडी रखने में सक्षम है, उसकी पुलिस रिपोर्ट ओके है, डीसीपी यूनिट ने और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट ने उसकी वेरिफिकेशन करके बोर्ड को या सीडब्ल्यूसी को उसके बारे में बता दिया कि ये सही व्यक्ति है, इसको कस्टडी दिए जाने में हमें कोई इतराज नहीं है। उसके बाद सीडब्ल्यूसी या जेजे बोर्ड उसको फिट पर्सन डिक्लेयर करेगा। उसके बाद बच्चे की कस्टडी उसको दी जा सकती है। बेल ऑर्डर हो गया तब तक बच्चा रिलीज नहीं होगा जब तक बच्चे की कस्टडी लेने वाला कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आपके पास एक मैटर है और ये मैटर प्रोसीडिंग में है, इसमें सोसाइटी से फिट पर्सन कैसे आएगा? आप सर वो कॉल किया जाता है जब एडवोकेट सबमिट करता है कि इसका कोई अभिभावक नहीं है, इसकी कस्टडी किसी को दी जाए और उसके लिए फिट पर्सन डिक्लेयर किया जाए, तो फिर नाम सुजेस्ट करवाए जाते हैं। डीसीपीओ यूनिट को लिखा जाता है, एडवोकेट भी सुजेस्ट करता है, फिर उसकी पुलिस रिपोर्ट मंगाई जाती है, उसको बुलाया जाता है उस व्यक्ति को, उसका कंसेंट लिया जाता है, उसकी वेरिफिकेशन दे के इंटरव्यू करके अगर बोर्ड या सीडब्ल्यूसी उसको फिट पर्सन डिक्लेयर करता है, बच्चे की कस्टडी उसको दी जा सकती है। ठीक है सर, ये तो एक पार्ट था। इसका दूसरा पार्ट ये भी है कि फिट पर्सन अवेलेबल नहीं है, बच्चा आपके दूसरे होम में है, वहां से उसके एजुकेशन को कैसे कैरी ऑन किया जाएगा? जब तक बच्चे का कोई फिट पर्सन नहीं डिक्लेयर होता, बच्चे की बेल होने के बाद भी बच्चा सीसीआई में ही प्रोटेक्टिव कस्टडी में रहेगा। नहीं, वो आपकी बात वादी है, प्रोटेक्टिव कस्टडी में तो रहेगा। बच्चा एजुकेशन स्टेज पे है, उसकी अंदर एजुकेशन होती है, अंदर स्पेशल ट्यूटर हैं, हम हर महीने जाके चेक करते हैं, कंसेंट भी लेते हैं उनका और उनकी रिपोर्ट भी लेते हैं। कुछ बच्चों के बारे में वो बताते हैं कि टीचर पढ़ाने आता है, ये पढ़ना नहीं चाहता, तो उसकी काउंसलिंग भी कराते हैं भी, ताकि उसकी ब्रेन वॉशिंग हो, काउंसलर उसको समझाए, उसका ब्रेन वॉश करे ताकि वो अगले दिन से पढ़ना शुरू करे। मान लो एक बच्चा पढ़ ही नहीं रहा तो उसको हम स्पोर्ट्स में भी डालते हैं। मान लो उसका मन पेंटिंग का है, उसको पेंटिंग सिखाते हैं। उसका गाने का मन है तो गाने वाला ट्यूटर आता है, उसका प्रोविजन किया गया है। ऐसा नहीं है कि अंदर वो खाली रख दिए बच्चे। अगर आप ऑब्जर्वेशन होम अंबाला देखें, आपको अनुमति मिले अगर, तो आप जाके समझ पाएंगे कि किस कंसेप्ट से उसको बनाया गया है, बच्चों को रखा गया है। अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे अलग अलग रखे गए हैं और बिल्कुल स्कूल की तरह बैठते हैं, कोई धिंगा मस्ती नहीं है। बच्चे प्यार से बोलते भी हैं, समझते भी हैं। अगर आप कोई इंस्पेक्शन पे जा रहा है, प्रॉपरली ड्रेसअप होके बैठे होते हैं, बात करते हैं। जहां आपको लगता है कि बच्चा कुछ घबरा रहा है, कुछ शर्मा रहा है, कुछ कहना चाहता है, मैं उस बच्चे को अलग बुला लेता हूँ, सारे स्टाफ को बाहर निकाल देता हूँ, अलग से 5 मिनट बात करता हूँ, उसकी बात निकल के आ जाती है सामने। आप देखो कि रूल्स के पीछे पूरा डाइट चार्ट दिया है, 5 टाइम का खाना, 3 टाइम का नहीं, 5 टाइम का। दिन में चाय के साथ भी फ्रूट सलाद और कई चीजों का हवाला है, वो सब चीजें मिलती हैं। एक टाइम पनीर मिलता है, एक टाइम दही मिलती है, 2 समय दूध मिलता है। बच्चे को पूरा प्रोटीन और कैलोरीज उसकी जाती हैं। एक विशेष बात और भी है, जब बच्चा पहले दिन प्रोड्यूस किया जाता है जेजे बोर्ड के पास, चाहे मेंबर के पास या बोर्ड के पास, अगर मैं उसको अंदर भेज रहा हूं प्रोटेक्टिव कस्टडी में, भेजने से पहले, वारंट देने से पहले, मैं आईओ को ये कहता हूं, इसके जो पेरेंट्स आए हैं उनको बोलो इसके कपड़े लेके आए। अगर आप इसको ऐसे का ऐसे छोड़ाए तो बच्चा कैसे नहाएगा, कैसे कपड़े बदलेगा, वो इंतजाम करवा के भेजता हूँ। चाहे 1 घंटे का डिले हो जाए, उसमें पेरेंट्स कपड़े ले आते हैं, सामान ले आते हैं, मेरे कहने का इतना फर्क पड़ जाता है कि फिर वो तरीके से उसका ब्रश भी आना है और चीजें भी आनी है। चलो ब्रश वगैरह तो वो भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन अगर इस चीज को ना ध्यान दें, वो तो जाके बच्चे को वहां छोड़ाते हैं, उस पर कपड़े ही नहीं है अपने। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसके बारे में किताब में कुछ नहीं लिखा है, ये समझने की बात है।
जब हम उसके वेलफेयर की बात कर रहे हैं, उसके बेस्ट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि बच्चा सुबह उठेगा, नहाएगा, उसको ब्रश भी चाहिए, पेस्ट भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, उसके कपड़े भी चाहिए, लॉजिस्टिक वहां मिल जाता है, लेकिन उसके कपड़े तो वो घर से ही लेके जाएगा। लेकिन कुछ एक हालात में बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास है ही नहीं, कोई अभिभावक ही नहीं, कपड़े नहीं, वहां वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में बिल्कुल ध्यान में रखनी है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। देखिए, इसमें टाइम तो देना पड़ता है, अपना टाइम बिल्कुल लगाना पड़ता है, घर की जिम्मेवारी से हट के भी आपको टाइम देना पड़ता है। जे बोर्ड में तो रात रात को बच्चे आते हैं, उठना पड़ता है, अटेंड करना पड़ता है, टाइम लगाओ। सिर्फ ये नहीं है मैं रात में उठाऊं, मैंने सोना भी है, नहीं। जब बच्चे को लेके आए हैं, पुलिस पार्टी भी तंग होके आई है, उसको अटेंड करो। मैं बताऊं कि मर्डर केस में मेरे पास बच्चे आए 4, रात को आए, रात के 2 बजे पेश किए, गलत टाइम था। जो आईओ था वो नहीं आया, आईओ था डीएसपी हेडक्वार्टर, जो लेके आया था मैंने कहा आईओ को बुलाओ। डीएसपी साहब को रात को 2 बजे उठ के आना पड़ा। उनको बताया कि जो आप कागज तैयार करके आपकी टीम लेके आए, सारे कागज पेपर गलत हैं, इसमें ये कमियां, सारी उनकी ठीक करवाई। वो अगले दिन थैंक्स करने आए डीएसपी साहब। मैं बताऊं, मेरा कोर्ट में चैम्बर है, मैं प्रैक्टिस में हूँ, थैंक्स करने आए, फोन आया, मिलने आए मेरे से। तो ये नहीं है कि हमने कोई उसको अपनी ज्यादा पावर दिखानी है, जितनी समझ है उसके हिसाब से गाइड तो कर ही सकते हैं पुलिस को। है तो पुलिस वाले भी ह्यूमन बीइंग है, गलती किसी से भी हो सकती है, उनको नहीं जे एक्ट की वायरस का इतना बारीकी से पता, हमें इतना टाइम हो गया काम करते हुए, तो हम उनको गाइड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में है। आज कागज गलत बनेंगे, कल कोर्ट में जाके उलझेंगे, उसमें बच्चे को भी दिक्कत होगी, पुलिस को भी दिक्कत होगी, प्रोसीडिंग में भी दिक्कत होगी, पहले ही ठीक करा दो। सेक्शन ही गलत लगा दिया, जो सेक्शन बनता है वही तो लगाओ, फाइनल रिपोर्ट में दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन आपकी तहरीर तो ठीक होनी चाहिए, हालात दिए हैं आपने, हालात तो ठीक लिखे होने चाहिए, बच्चे की एज का हवाला उसमें पूरा होना चाहिए। मैं उनके पेन से लिखवाता हूँ, अगर हालात में उसकी एज पूरे दिन के साथ नहीं लेके आए, पेन से लिखवाता हूँ। आईओ का मोबाइल नंबर भी लिखवाता हूँ, बच्चे के पेरेंट्स का नंबर भी लिखवाता हूँ। मान लो कि बच्चा मैंने अंदर भेज दिया या बेल पे भी छोड़ दिया, कल बच्चा पेश नहीं हो रहा, मैं किसको पकड़ूंगा, किसको बुलाऊंगा? नायब कोर्ट को कहता हूँ, फाइल के ऊपर नंबर लिखा हुआ है पेरेंट्स का, फोन करो, 1 मिनट में ट्रैक हो जाता है। क्योंकि टाइमलाइन है, हमें समय सीमा के अंदर वो इंक्वायरी भी पूरी करनी है। तो ये छोटी छोटी बातें, इनका हवाला कहीं रूल्स में नहीं दिया, वो हमने अपना सिस्टम बना दिया कि एक फ्रंट शीट बना दी, फाइल कवर के ऊपर लग जाती है, उस पे पेरेंट्स का नंबर। बच्चा नहीं आया, क्यों नहीं आया? 1-2 केसेस में ऐसा भी आया कि मदर तो बता रही है कि बच्चा बोर्ड में गया है, बच्चा आया ही नहीं। तो जब उनको फोन किया तो उसने पड़ोसी अड़ोसी भेजे, तो वो बच्चे को पकड़ के लेके आए, एक प्रोसीडिंग बच गई ना जी। माइक ऑन करें जागलन जी। जी, मेरे से पहले एक दूसरा हैंड रेज किया हुआ एक पार्टिसिपेंट ने, कृपया उनको सुन ले, मैं बाद में करता हूँ। हाँ, उषा जी बताएं। सर मैं ये पूछ रही थी, एक बच्चा है, उसके फादर एक्सपायर हो गए हैं जी, और ताऊ जी के साथ रहता है, और ताऊ जी उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं और मदर चली गई। मदर की कोई आईडी नहीं, कोई पता नहीं कहाँ की थी और कौन है, अब है नहीं, मदर कहाँ चली गई ये भी नहीं पता। वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो सर क्या उसके लिए हम एनओसी के लिए पेपर में निकलवाएं या कैसे? देखिए, अडॉप्शन की तो प्रक्रिया इससे अलग है। अडॉप्शन 2-3 तरह से हो सकती है, कारा के थ्रू हो सकती है, आमा के थ्रू, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में हो सकती है, तीसरा कोई तरीका नहीं है उसका। सर क्लोज मेंबर में तो कुछ कारा के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन उसको पोर्टल पे नहीं, कैसे? अगर रिलेटिव है तो आप हामा में भी जा सकते हैं, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में जा सकते हैं। कारा में थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो जाता है, लेकिन सिक्योर्ड प्रोसीजर है और बच्चे के हित उसमें सुरक्षित रहते हैं। बट बच्चे के जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो भी सुरक्षित रहते हैं। लेकिन मदर का है, मदर जिंदा तो है पर कहाँ मैं है? समझ गया कि उसकी पब्लिकेशन होगी, सारा काम होगा, वो अडॉप्शन के तहत अलग प्रोसीजर है।
आज हम बात करेंगे जेजे बोर्ड की और सीडब्ल्यूसी की लेटर ऑर्डर राइटिंग की और कम्युनिकेशन स्किल की, और साथ में किन बातों का हमें प्रोसीडिंग में ध्यान रखना चाहिए। जी जागलन साहब। जी सर, एक क्वेरी और थी मेरी। जी। मोस्ट ऑफ केसेज में अभी तक हम कि जो वर्तमान में जो है वो जो कमिट और नॉन कमिट वाला जो काम किया जाता है उसमें सेक्शन 15 के फॉर्म असेसमेंट के लिए रखा जाता है। जी जी। पर वो तो एक्चुअली क्या है वो अक्सर मजिस्ट्रेट लोग और मेंबर लोग जो है इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उसका क्या कारण है कि उसको हम कैसे उसको फॉलो कर सकें? नहीं सर, इंटरेस्ट क्यों नहीं लेंगे, लेना पड़ेगा उनको, उनकी कानूनी रूप से जिम्मेवारी है। अगर मैं मेंबर हूं, मुझे बैठने का हक तभी है अगर मैं ढंग से काम कर रहा हूं, नहीं शिकायत होगी हटा दिया जाएगा। इसमें काम जिम्मेवारी से करना पड़ेगा। नहीं, हम वो तो करते हैं, लेकिन इसके बाद मतलब ये है कि अपने पास के अलावा जो है कि इसको जो है परीक्षा अधिकारी को उसको जवाबदेही सौंपा जाए कि उसका सेक्शन 15 का असेसमेंट करके वो यहाँ पे दे, उसके बाद हम लोग उसको जजमेंट में। देखिए सुनिए, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट और 2 मेंबर, 3 व्यक्ति हैं, इन्होंने उनसे काम लेना है सबसे। जो काम नहीं ठीक ढंग से कर रहा उसको खींच के काम लेना है, उसको चिट्ठी लिखेंगे, उसको मीमो करेंगे, सब कुछ करेंगे, काम हमें लेना है। ऑफिसर ऑफ द बोर्ड हम हैं, हमें ये लॉजिस्टिक सप्लाई किया गया, प्रोटेक्शन ऑफिसर दे दिया, सोशल वर्कर दे दिया, काउंसलर दे दिया, साइकोलॉजिस्ट दे दिया, इन सब से हमने काम लेना है और अपने ढंग से लेना है। क्यों अपने ढंग से लेना है? रूल में ये लिखा हुआ है, बोर्ड अपना तरीका अपना सकता है कानूनी कार्रवाई करने के लिए, ये लिखा हुआ है। उसने सीआरपीसी से भी हटके हमें पावर दे दी कि हम अपने तरीके से इंक्वायरी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोले। मतलब प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। मतलब लोग जो है कि अधिकांश जो है मेंबर जो है वो इतनी लेंथी प्रोसीजर में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको सबको उनको एक्टिव करने की भी बहुत लापरवाही करेगा वो फंसेगा। जब सेशन जज पे या हाई कोर्ट में फाइल जाएगी वो पकड़ेंगे। अभी एक जजमेंट आया, मैंने पीछे ग्रुप पे भी डाला था, अब हर एक जिमनी ऑर्डर में दोनों मेंबर्स का नाम छपने लगा है, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो एमएसीटी का ट्रिब्यूनल हो या कोई और अथॉरिटी हो, जितने मेंबर हैं उनका बाय नेम। इसलिए उन्होंने डायरेक्शन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो व्यक्ति लिखने में गलती कर रहा है ऑर्डर में, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ये आसान नहीं है, सिर्फ मजिस्ट्रेट का पद लेके घर में बैठ जाओ कि मैं मजिस्ट्रेट बन गया, उस बात का मतलब नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप सक्षम नहीं है तो बिल्कुल मत बैठो, आप लपेटे में आ जाओगे, छोड़ दो उस पद को। और नहीं तो अपने आप को सक्षम बनाओ और ठीक ढंग से काम करो। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मतलब सक्षम होना पड़ेगा और अपने को ही आगे अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इन कामों के लिए। और दूसरी बात है कि जो है जो हमारा जो है एनसीपीसीआर ने एक जो ऐप दिया था, मासी ऐप जी, उस मासी ऐप में जो भी है कि हम लोग यहाँ पे बच्चों का यदि बाल गृह का निरीक्षण करते हैं तो वो ऐप को अपलोड करने में, उसका जो जानकारी को फीड करने में कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाता है। और उस प्रक्रिया को भी हमको एक्टिव करने की बहुत वर्तमान में आवश्यकता है, जो हमारे प्रदेश में क्या पूरे देश में ये लागू नहीं हो पा रहा है। सर देखिए, स्कीम बनाई, मासी ऐप लेके आए, मैं भी जब निरीक्षण पे जाता हूँ 1-2 बार हमने कोशिश की, वो जो ऐप है उसके ढंग से निरीक्षण करना संभव नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जब भी एनसीपीसीआर में कभी बुलाएंगे मैं उस बात को उठाऊंगा, लेकिन मैं निरीक्षण जब करने जाता हूं, मैं अपने निरीक्षण की पूरी रिपोर्ट बैठ के बनवाता हूं और राइटिंग में लेके आता हूं, और उस निरीक्षण रिपोर्ट के ऊपर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को, सेशन जज को और हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी को भेजता हूं। मैंने वहां पर क्या कमियां पाई, वहां पे क्या अच्छा काम हो रहा है, उस चीज का उल्लेख उसमें करता हूँ। साथ में ये भी लिखता हूँ कि वहां पर किस चीज की आवश्यकता है, तो दैट की एचपीसीआर जो स्टेट की बॉडी है वो सामान वहां पर उपलब्ध कराए।
दूसरी बात है कि इसके लिए तो जो है, जो अपना निरीक्षण के लिए जो प्रारूप 46 है ना, प्रारूप 46 को भी है ना, वो उसमें भी हम लोग निरीक्षण कर सकते हैं, पर वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं वैसे इसमें आपको दिखेगा नहीं, ये मैं पूरी निरीक्षण रिपोर्ट अपनी बैठ के तैयार करवाता हूँ और इसमें पूरी रीजनिंग देता हूँ, बकायदा उनका नंबर लगता है, डेट लगता है, मेरा नाम आता है इसमें, मैंने इसमें क्या लिखवाया उस सब का उल्लेख है इसमें, और इसको आगे भेजता हूँ अपनी ओपिनियन के साथ। ये आपका माइक बंद है सर, म्यूट हैं आप। जो आपका प्रारूप 46 है वो तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो उसमें तो सारी चीज लिखा हुआ है, तो हम उसमें उस पर भी अपन लोग अपना कमेंट्स लिख करके अपने जो भी है वो आगे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। और जो मंथली मीटिंग होती है सेशन जज की, जुवेनाइल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी की, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने वक्तव्य को रख सकते हैं, एजेंडे में कोई बात रखवाना चाहें तो एजेंडे में डलवाई जा सकती है उस बात को। ठीक है सर, थैंक यू सर। कोई और सवाल किसी का? जागलान साहब फिर से आता आपने खड़ा किया है। हाँ जी, मेरा एक क्वेरी तो एक ये थी, आईओ रूटीन केसेज में एज अपने ढंग से असेस कर लाते हैं बच्चे की, जबकि डॉक्यूमेंटेशन के साथ आना चाहिए। वहां बच्चा चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट सफरिंग में आता है, उसको पहली एप्लीकेशन फर्दर आए तक जाना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा मिस कोऑर्डिनेशन रहता है, सीडब्ल्यूसी का कह लें या आईओ का कह लें, या थोड़ा जो आपका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का, तो उस बारे। देखिए सर, मैं एक आपको बात बताऊं, मुझे 4.25 साल हो गए जेजे बोर्ड में। मैंने आज तक एक भी बच्चा बिना एज प्रूफ के लिया ही नहीं। उसका इफेक्ट ये हुआ क्योंकि उनको पता है, नहीं पूरी पुलिस यूनिट को कैथल जिले में ये पता है कि अगर रोस्टर ड्यूटी में खुरानिया साहब बैठे हैं, वो बिना एज प्रूफ के बच्चे को लेंगे नहीं, लेके आते हैं। मेरी किसी भी फाइल में कोई फाइल ऐसी नहीं है जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट ना हो। नहीं, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के रेगुलर रूटीन उसकी बात कर रहा हूँ, है ऐसी कॉम्प्लिकेशन है? कॉम्प्लिकेसी है तो ये मैं समझता हूँ कि ड्यूटी मेंबर की कमी है ये, या बोर्ड की कमी है, उनको ध्यान दे। और जुवेनाइलिटी डिक्लेयर करनी होती है, आपने जुवेनाइलिटी डिक्लेयर नहीं करी और केस को आगे चला दिया, इंक्वायरी को आगे चला दिया, वो गया अपील में, वहां पर या बेल में गया, उन्होंने उसी चीज को पकड़ लिया, आपने सेक्शन 15 में कमिटमेंट ऑर्डर कर दिया सेशन ट्रायल के लिए, जुवेनाइलिटी उसकी डिक्लेयर नहीं की, वहां से रिमांड बैक होके आ जाएगा केस। स्ट्रिक्चर आएंगे बोर्ड के खिलाफ, स्ट्रिक्चर आएंगे उसमें, तो बिल्कुल अपनी गिरफ्तार नहीं देनी। आपको हर मिनट अपना ध्यान रखना है, हर केस के ऊपर लाल पेन से लिखो इसमें ये कमी है और उस कमी को पूरा कराओ। सर मैं कह रहा था, जो अपन लोग जो कमिट करके भेज देते हैं, तो उसका वापस आने का कारण ये है कि अपन लोग तो सेक्शन 15 में असेसमेंट नहीं करते, इसलिए वो वापस केस आ जाता है। तो अपने को थोड़ा असेसमेंट क्यों नहीं करते? पूरी असेसमेंट करते हैं। हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट नहीं है, हम करनाल में भेजते हैं, कल्पना चावला हॉस्पिटल में असेसमेंट कराते हैं। एक और चीज जरूरी है, जब तक बोर्ड बच्चे से पर्सनली इंटरेक्शन नहीं करेगा, आप कमिट नहीं कर सकते उसको, असेसमेंट प्रॉपर करके कमिट नहीं कर सकते उसको। मेरी किसी भी फाइल में, अगर मैंने 20 फाइल भेजी है ऊपर, इंटरेक्शन की है राइटिंग में, 1-to-1 सवाल जवाब करता हूँ, बच्चे के मेंटल लेवल को असेस करता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन से। साइकोलॉजिस्ट ने तो कर दी असेसमेंट, उसने तो परसेंटेज दे दी उसकी, 90% दे दी, 91 दे दी, 92 दे दी। इंटरेक्शन में आपके पास पावर है बच्चे की असेसमेंट करने की, आप बच्चे को कैपेबल समझते हो या नहीं समझते हो। साइकोलॉजिस्ट की असेसमेंट के बावजूद भी अगर मैं उसको फिट पर्सन नहीं समझता, अभी उसकी मेंटल कैपेसिटी पूरी नहीं है, तो मैं इंक्वायरी अपने पास रख लूंगा, मैं उस केस को कमिट नहीं करूंगा। मेरी बात से एग्री हैं या नहीं है? बिल्कुल एग्री है सर, बिल्कुल एग्री। हाँ, ये बहुत बड़ी पावर है। आपकी पर्सनल इंटरेक्शन बच्चे के साथ बोर्ड की होनी चाहिए राइटिंग में। शुरू में सॉफ्ट क्वेश्चन करो, बीच में ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लो
जिसमें उसका आईक्यू आपके सामने आ जाए कि ये बच्चा आपके सवालों को, केस की सीरियसनेस को समझता है या नहीं, उसने जो भी कार्य किया अपनी समझ से किया या नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा पावर दिया आपको, उसको यूज करो। जी, मालती अरोड़ा जी हमारे हरियाणा की एक सीनियर एडवोकेट हैं, आज की इसमें वो भी शामिल हुई हैं, उनका भी स्वागत है। जी, रोशनलाल जी आपका कोई सवाल? रोशनलाल जी गायब हो गए मेरे सवाल पूछते ही। चलिए, और कोई बात रखना चाहें अपनी? सर एक क्वेश्चन था, हाँ जी, हाँ अपने जी। फिट पर्सन की एज कितनी होनी चाहिए? जैसे मेंबर की 35 से लेकर 65 तक होती है, तो फिट पर्सन की कोई एज नहीं है, वो बालिग होना चाहिए, बच्चे को रखने में कैपेबल होना चाहिए, उसका फाइनेंशियल स्टेटस साउंड होना चाहिए। अगर खुद ही भूखा मर रहा है तो बच्चे को क्या रखेगा? कोई एजुकेशन भी होनी चाहिए उसकी? बिल्कुल होनी चाहिए सर। फिट पर्सन डिक्लेयर बोर्ड इंटरव्यू करके करता है, बच्चे के रखने की समझ है कि नहीं, पढ़ा लिखा है कि नहीं, अच्छे बुरे को समझता है कि नहीं, हर तारीख पे बच्चे को लेके आएगा या नहीं, पूरा जब हम उसमें हमें लगता है कि ये फिट पर्सन है, तभी उसको फिट पर्सन डिक्लेयर करते हैं। उसकी पुलिस रिपोर्ट भी मंगाते हैं, डीसीपीओ से भी रिपोर्ट मंगाते हैं, सोशल वर्कर जाता है, उसके बारे में पता करता है, वो रिपोर्ट देता है कि इसका समाज में रसूख कैसा है, इसके बारे में लोग अच्छा बोलते हैं, गलत बोलते हैं। ऐसे नहीं बच्चे की कस्टडी देनी, जब सब रिपोर्ट आ जाएंगी तभी उसको फिट पर्सन डिक्लेयर करेंगे। ओके जी सर मैं ये बोल सर फरहानिया साहब, मेरा क्वेश्चन था कि जो हम लोग साइकोलॉजिकल रिपोर्ट लेते हैं तो उसमें मतलब रियली में जो है संतुष्ट तो नहीं रहते हैं, लेकिन साथ साथ में एक साइकेट्रिक की रिपोर्ट भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल तो केवल मानसिक स्तर को बता सकता है, लेकिन वो जो है जो पागलपन था मानसिक रूप से क्या था, वो एक साइकेट्रिक रिपोर्ट भी अनिवार्य होना चाहिए, पर वो अक्सर बोर्ड में नहीं हो पाता है। सर हम हर एक केस में मंगाते हैं, हर एक केस में, चाहे केस लेट हो जाए, लेकिन उसके बिना असेसमेंट नहीं करते। मैं अगर उसके बिना असेसमेंट करूंगा, चिल्ड्रन कोर्ट मेरे को लपेट लेगी और स्ट्रिक्चर आएंगे मेरे खिलाफ। हाँ, मतलब दोनों रिपोर्टें जरूरी कंपलसरी? सर दोनों नहीं, 4 तरह की रिपोर्टें हैं। आपकी असेसमेंट, साइकेट्रिक वाली रिपोर्ट, साइकोलॉजिस्ट वाली रिपोर्ट, काउंसलर वाली रिपोर्ट, SIR, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट, ये सारी चीजों को आप असेस करोगे। नहीं वो तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 4 तो होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बोले आप। बोलना मत जी सर। हाँ जी सर। मैं सर ये स्पीकर ऑन कर रहा था, वो गलती से ऑफ हो गया था। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। फिर मैं ये कह रहा था, ये सभी रिपोर्ट कंफर्म करने के बाद फिर फिट पर्सन डिक्लेयर करें सर, लेकिन टाइमलाइन का ध्यान रखना है। ये चीज असेसमेंट आपने 3 महीने के अंदर करनी होती है। ठीक है, उसको क्रॉस मत करें, फिर भी आप पे उंगली उठ जाएगी कि आपने टाइमलाइन का ध्यान नहीं रखा। ओके सर। जी जी। सुषमा जी कोई बात रखना चाहेंगी? सुषमा जी मैं बता दूं प्रयागराज से हैं और मेरे साथ ट्रेनिंग ज्वाइन की इन्होंने निस्ड की, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल डिफेंस की। बेगरी इशू पे हमने वो एक वर्कशॉप अटेंड की थी, और ये भी काफी गोष्ठियों में जाती हैं और अपना वक्तव्य रखती हैं, सक्षम महिला हैं। जी मेरे ख्याल से आज इतना ही, कि कोई सवाल नहीं आ रहा है। अच्छा, आज की ये परिचर्चा कैसी रही, थोड़ा सा इसके बारे में बोले। ये जो है प्रैक्टिकल जो मतलब जैसा होना चाहिए वो बिल्कुल मतलब 100% ऐसा ही होना चाहिए प्रोसीजर जो है। और अक्सर प्रोसीजर ये अपनाते नहीं है बोर्ड में, मतलब हाँ क्योंकि आपको आपका अनुभव और हमने भी अपने कार्य के दौरान में हमने बहुत अच्छा प्रयास करने का प्रयास किया है। तो ऐसा यदि सभी बोर्डों में यदि इस प्रकार हो तो निश्चित रूप से सुधार आ सकता है। ये बहुत अच्छा रहा है, मतलब जरूरी है।
अनिल जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, हालांकि पर्दे के पीछे रहते हैं अनिल जी, पर्दे पे आ गए हैं जी। खुरानिया साहब आज एज की यूजुअल, चर्चा कैसी रही? एज यूजुअल इतनी जो आपकी सब्जेक्ट अच्छी पे थी। पकड़ है, उससे सभी अच्छा, लोगों को मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और बातें भी सच पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि डायलेमा जी, बना रहता है, क्रिस्टल जी, क्लियर चीजें होती है, विथ रेफरेंस होती है। सीसीएफ जी, प्लेटफॉर्म जी, यही चीज अश्योर करता है। जो न्यू ज्वाइनीज जो जेजेबी में ज्वाइन करते हैं या सीडब्ल्यूसी में एज ए मेंबर या चेयरपर्सन ज्वाइन करते हैं, एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है और एक लेवल बन चुका है, बट फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो सीसीएफ अपनी पूरी कोशिश करता है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं और जो उन्होंने अपनी लाइफ में जो देखा है और जो केसेस हैंडल किए, उनके रेफरेंस के साथ आज खुराना जी ने बात की। तो रियली इट्स सो ऑनर्ड खुराना साहब, आपको बोर्ड में रखकर बहुत खुशी होती है। और अरे जब भी आपको आमंत्रित करते हैं, क्विक बिल्कुल आप अवेलेबल होते हैं और सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझाते हैं। सर, आज एक व्यक्ति को मैं मिस कर रहा हूँ, लक्ष्मण जी को, त्रिपुरा से। थे वो लोग थे, वो चले गए सर। अच्छा, मुझे दिखाई नहीं दिए वो ना, उनका सवाल आया, लेकिन हर बार वो सवाल जरूर करते हैं जी। चलिए ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरे को 1 घंटा सुना, आप सबका मैं हृदय से सर अभी आभारी ऐसा लग रहा है कि अभी और सुनते रहें, बहुत अच्छा था। हूँ। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू अरविंद जी। एवरी टाइम वी थिंक लर्न अ मोर, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लाइक फिट जी पर्सन का बिल्कुल। क्या है